आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक्चुअल में है क्या। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट सिंस बुक वैल्यू कीप्स ऑन रिड्यूसिंग बाय द annual charge of depreciation. It is also known as reducing balance method. This method involves the application of a predetermined proportion percentage of the book value of the assets at the beginning of every accounting period so as to calculate the amount of depreciation. The amount of depreciation reduces ईयर आफ्टर ईयर। क्या होता है रिटर्न डाउन मेथड में, क्या होता है कि जो हमारे एक्चुअल कॉस्ट है उस पे 10% का अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मीन्स इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया उसको हर साल हम लेस करते जाएं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो हमारा बैलेंस बचता है उस पर फिर 10% का डेप्रिसिएशन, मीन्स हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो लेस होता जाता है जिस हिसाब से हमारी वैल्यू जो है कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर में आपको समझाया गया कि रिटर्न डाउन मेथड है क्या, देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट है 20 लाख, 10% निकाला 20,000 निकला। अब हम इस 2 लाख है, देखिए यहाँ पे 20 लाख था, यहाँ पे 2 लाख कर दिया इसने। तो चलिए अपन 2 लाख ही ले लेते हैं क्योंकि 2 लाख का ही 10% जो है डेप्रिसिएशन 20,000 आएगा। ये बुक में मिसप्रिंट है। तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। अब 2 लाख में से 20,000 चले जाएंगे तो 1,80,000 बचेंगे। फिर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में हम जब लगाएंगे तो 1,80,000 पे लगाएंगे, ना कि 20,000। रिटर्न डाउन मेथड में आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। तो जब भी आप डेप्रिसिएशन को क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन इतने अच्छे से रीड करें कि आपको पता चल जाए कि आपको रिटर्न डाउन से करना है या स्ट्रेट लाइन से करना। अगर स्ट्रेट लाइन से करना है तो एक बार डेप्रिसिएशन निकालो, हर साल लेस करो, ठीक है। लेकिन अगर रिटर्न डाउन से करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर साल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं ना, मैंने खुद इतनी ज़्यादा गलतियाँ की थी। यहाँ पे क्या करती थी कि ना मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे ही ले लेती थी। कई बार क्या होता ना कि जब 2 मशीनें खरीद लेते थे ना हम, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि जो सेकेंड मशीन खरीदते थे वो उसमें हमेशा साल भर का डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्या होता है ना, उसमें मंथ कैलकुलेट करने पड़ते थे, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा गलत होता था। बट अब मैंने सुधार लिया। और ना क्लास 12th में एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें डेज का कैलकुलेशन है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे ना, एनसी वो वाली बुक पढ़ेंगे शिवलाल की, तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेज का कैलकुलेशन, एक भी डेज आपने यहाँ से वहाँ किया और आपका जो क्वेश्चन है आंसर गलत। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, बहुत ध्यान से देखिएगा वो वीडियो। जब आप क्लास 12th में जाएंगे एक एक पॉइंट उसका देखिएगा कि जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि डेज किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, क्या नहीं। चलिए अच्छा, मैंने वो 12th के बारे में बता दिया। यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, अब जो ये हमारी जो कॉस्ट बची है इस पे लगाएंगे 10%, फिर ये जो कॉस्ट बची है इस पे लगाएंगे 10%। जितने साल तक वो कहेगा उतने साल तक हमको ये करना पड़ेगा। और आपको ये भी याद रखना कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्योंकि कई बार हो सकता है ना कि वो रिटर्न डाउन ना बोल के आपको कह दे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हो सकता है आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछ ले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपको बताना पड़ेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं डेप्रिसिएशन का ग्राफ रिटर्न डाउन वाले का। स्ट्रेट लाइन का हम देख चुके हैं। इसमें देखिए ग्राफ कैसा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब लेस की तरफ जा रहा है। 2012 में इतना था तो वो देखिए 2014 में आते आते कम हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू डेप्रिसिएशन की कम होती जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ये है आपका फॉर्मूला जिसमें आप सिंपल वे में डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर एक्सेप्टेड यूजफुल लाइफ 1 - n। यहाँ पे यूजफुल लाइफ
स्क्रैप वैल्यू अंडर रूट में है एस अपॉन सी, स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एन असेट्स इंटू 100, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा कि कितने % पे आपको डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है, ये देखिए ये निकाल के दिया 1 माइनस 16, 50,000 अपॉन 90,000 इंटू 100, 1 माइनस 0.834 इंटू 100, ये निकल के आया 16.6%। अब देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस। बहुत ही इजी है यार, अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो बन जाएगा। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अ मोर realistic assumption that the benefits from assets go on diminishing को क्या बोलते हैं, reducing with the passage of time. Hence it calls for proper allocation of cost because higher depreciation is charged in earlier year when assets utility is higher as compared to later year when it becomes लेस इफेक्टिव। तो ये क्या कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू हर साल हम क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो हो सकता है कि जो डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू 0 भी हो जाए, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1 ही लेके चलते हैं ना तो उसमें हमें घाटा ऐसा हो सकता है। वो ऐसे कि देखिए हर साल तो हो नहीं सकता कि उसमें वही पार्ट खराब हो या उतना ही चार्ज लगे, हो सकता है उससे कम चार्ज लगे, हो सकता है उससे ज़्यादा चार्ज लगे, दोनों चीज़ें हो सकता है वो 10 साल चलने वाली चीज़ हमारी 8 साल में ही बिगड़ जाए। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसके बाद मतलब हम पता ही नहीं लगा सकते कि वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है आपका एडवांटेजेस जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये देखिए वैसे तो मैंने आपको ऐसा एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो आप खुद भी बना सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दिस मेथड फॉर प्रॉपर टैक्स पर्पस। जो इनकम टैक्स है वो इस मेथड पे ही बेस्ड होके निकाला जाता है। एज अ लार्ज पोर्शन of cost is written off in earlier year, loss due to obsolescence gets reduced। इसमें क्या होता है कि लार्ज प्रपोर्शन में कॉस्ट न निकाल के हमारा जो कॉस्ट है वो कम होता जाता। मतलब अगर आपकी असेट्स है वो पहले 1 लाख की थी, अब मान लीजिए 1.5 लाख की होगी तो डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से निकलेगा। तो इसमें क्या होता है ना, टैक्स आपको आपके वैल्यू के हिसाब से देना पड़ जाता है। तो आई होप कि आपको रिटर्न डाउन मेथड जो है अच्छे से समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर से कमेंट करें, हम दूसरी वीडियो आपके लिए बना देंगे, या जो भी डाउट है वो भी बता सकते हैं। 1 मिनट ये लिमिटेशन और हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें 2 हैं तो मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज अ डेप्रिसिएशन इज calculated at fixed % of written down value, depreciable cost of asset cannot be fully written off. The value of the assets can never be zero. यहाँ पे जो assets की value है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। It is difficult to ascertain a suitable rate of depreciation. यहाँ पे हम depreciation का एक रेट निकालने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में जो एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हम परसेंटेज निकाल सकते, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ मुश्किलें डिफ़िकल्टी हमें आ जाए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।